साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है हमारे माइंड की, ठीक है। और रिसर्च वो एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है किसी भी डाटा की कलेक्शन, एनालिसिस और उसके इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। और जिससे हमारी किसी भी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे रिसर्च में या हम 3 चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो हम किसी नई चीज़ को डिस्कवर कर रहे होते हैं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, या हम किसी भी एविडेंस के बेसिस पे हम कोई डिसीजन फॉर्म कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है हमारे बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस के बारे में यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथड्स, जिनको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कह सकते हो या साइकोलॉजिकल मेथड्स बोल सकते हो, ठीक है। और इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि क्यों लोग बिहेव करते हैं और ऐसा कैसे बिहेव करते हैं, या वो क्यों ऐसे हैं और क्यों ऐसा करते हैं, क्या है क्या नहीं, उस बारे में सब समझ सकते हैं। और हम इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज़, इनके अलावा और अपने पास है इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। तो हमारे एक गुड रिसर्चर की 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनमें से एक है परसिस्टेंस, टॉलरेंस, एथिक्स, रैशनैलिटी, ओपन माइंडेडनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। अब हम हर एक इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहला है परसिस्टेंस। तो ये है कि मान लो कोई भी सेटबैक है, और कुछ लोग होते हैं जो उन सेटबैक से या तो लड़ते हैं या फिर उनसे हार मान के बैठ जाते हैं। तो परसिस्टेंस ये है कि भाई अगर सेटबैक आया भी है, कोई भी डिफिकल्ट चैलेंज भी आया है, तो वो हार मान के नहीं बैठते कि हाँ भाई अब तो होगा ही नहीं काम, ऐसा नहीं सोचते वो जुटे रहते हैं कि हाँ भाई हमें अपना काम करना है। देन सेकंड इज़ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस ये है कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो उससे हार नहीं मान रहे हैं। ये नहीं है कि उसको नहीं कर रहे हैं, उसको टॉलरेट कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी दिक्कत है कि इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्लैश हो रहा है, बट अगर इनको टॉलरेट करना आता है चीज़ों को, तो ये दोनों को अलग आराम से कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ एथिक्स, ठीक है। इट इज़ अ डिज़ायर टू कैरी आउट अ रिसर्च इन एन एथिकल मैनर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अपने हर एक रिसर्च में कुछ ना कुछ एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। उनमें से सबसे पहले आती है अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि जैसे कोई भी हम किसी भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम उनसे सबसे पहले उनका कंसेंट लेते हैं कि हाँ भाई हम जो है ये रिसर्च आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता है एंड आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में क्या है कि हमारी कितनी थिंकिंग, हम कितना लॉजिकल सोच पा रहे हैं, कितना रैशनली सोच पा रहे हैं। फिफ्थ इज ओपन माइंडेड। तो ओपन माइंडेड इन द सेंस कि जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ एविडेंस है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, एंड हम किसी उस इंसान को प्रेजेंट करें जो किसी चीज़ के बारे में नहीं मान रहा है, देन देयर इज अ चांस कि उनका माइंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बंदा है जो कह रहा है कि जो कॉफ़ी होती है हमारी स्लीप कम कर देती है, और एक बंदा जो कहता है नहीं कॉफ़ी पीने से नींद कम नहीं होती। तो अगर मैं एविडेंस दिखा दूँ कि हाँ भाई कॉफ़ी पीने से नींद कम होती है, देन देयर इज अ चांस कि उस बंदे का दिमाग चेंज हो सकता है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने कोई भी रिसर्च का प्लान नहीं कर पाएंगे या ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक रिसर्च पूरी नहीं हो सकती। देन वी हैव कम्युनिकेशन। हमारे पास हमेशा एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिसमें हम कोई भी टेक्निकल टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके किसी को समझा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में होता है कि अगर किसी बंदे को सर्जरी हो रही है, इफ डॉक्टर स्टार्टेड यूजिंग टेक्निकल मेडिकल टर्म्स, तो भाई देयर इज अ चांस कि सामने को समझ ना आए, क्योंकि उनको नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या है, राइट। तो डॉक्टर जो है जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है उसको उतना सिंप्लीफाई करके बताता है। पर्पस ऑफ रिसर्च। तो एक्सप्लोरेशन इसकी जब हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत कम पता हो या हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, ये किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेज होता है, एंड इट गिव्स राइज टू द व्हाट क्वेश्चन कि भाई ये चीज़ क्या थी। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये है कि हमने जो फिनोमेना देखा या उसको हमने विटनेस करा, तो हम उसकी डिटेल्स दे रहे हैं कि भाई इसमें क्या हुआ था, क्या नहीं था, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, एंड वो दिस गिव्स राइज टू द क्वेश्चन हु एंड हाउ, कि वो किसकी वजह से हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई अ फिनोमेना अकर्स, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव प्रेडिक्शन, वेयर वी कैन अगर हमारे पास सारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, अगर हमें सब कुछ पता है, तब हम एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या ये चीज़ फिर से होगी। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी इंसान का खाना उसके आगे से उठा लूँ एंड उस चीज़ पर गुस्सा आ जाए, या किसी भी रीजन से उसको गुस्सा आ जाए, तो अगर मैं ये चीज़ फिर से करती हूँ, फिर से उसी चीज़ पर गुस्सा आए, देन दिस इज प्रेडिक्शन कि हाँ भाई अगर मैं यही सेम चीज़ फिर से करती हूँ और उसी सेम तरीके से करती हूँ तो उस बंदे को गुस्सा आएगा। देन वी हैव कंट्रोल, विच रेफर्स टू चेंजिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप बाय मेकिंग कंस्ट्रक्टिव changes and modifying the unhealthy thought patterns of lifestyle choices that people engage in. We have 4 types of research. वैसे 4 टाइप्स नहीं है, उससे ज़्यादा है, लेकिन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है एक्चुअल में। तो फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो किसी भी एक टाइम पे मेजर करी जाती है, ताकि उसी टाइम पे उस वेरिएबल की इंटेंसिटी या जो भी लेवल है उस वेरिएबल का वो मेजर कर पाएँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो होती है जो कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे हो रही है। जैसे कि एक टेस्ट मैंने किसी इंसान का आज करा, एक मैंने उसका 2 हफ्ते बाद करा, एक मैंने 1 महीने बाद करा, एक मैंने 1 साल बाद करा। तो ये जो एक ही रिसर्च इतने लंबे टाइम तक चल रही है, 1 साल तक चल रही है, ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। देन वी हैव लैबोरेटरी वर्सेस फील्ड रिसर्च। तो लैबोरेटरी रिसर्च वो है कि जिसमें एक रिसर्च होती है लैब्स के अंदर, ऑब्वियसली लैब्स के अंदर होती है। यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि एक पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स एक रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा होता है उसके हाथ में है, उसका उन वेरिएबल्स से पूरा कंट्रोल है। जैसे कि मान लो किसी कमरे में है तो कोई बंदा टेस्ट कर रहा है, वहाँ का AC टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको ठंड लग रही है, तो
देयर इज अ चांस कि भाई उस बंदे का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, कि वो शायद लिख ना पाए या उसको एंग्जाइटी होने लगे, वो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगे। तो उन सारे वेरिएबल्स उसके हाथ में होते हैं, रिसर्चर के हाथ में होते हैं, ठीक है। और जो भी रिसर्चर होता है वो अपने किसी भी लेबोरेटरी रिसर्च के लिए पार्टिसिपेंट्स बहुत सोच समझ के लेता है कि वो सिर्फ वैसे ही हो जैसा उनको चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, और वो हर एक सिस्टमैटिक स्टेप को फॉलो करते हैं। देन वी आर फील्ड रिसर्च, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी कहते हैं। ये रिसर्च नेचुरल सेटिंग्स के अंदर होती है, जिसमें अपने रिसर्चर का किसी भी वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि हम जो है जैसे उठते बैठते हैं किसी बंदे के साथ, जैसे मान लो मैं कोई हिडन ऑब्जर्वेशनल रिसर्चर हूँ, ठीक है, और मुझे ऑब्जर्व करना है कि हाँ भी मेरी बॉटल कैसे बिहेव कर रही है, तो मैं उसके साथ हूँ, बट मेरी बॉटल को नहीं पता कि हाँ भी मैं उसके ऊपर नजर रख रही हूँ, मैं उसके बिहेवियर को नजर रख रही हूँ। अगर इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ, अपने स्कूल के अंदर जैसे हम देखते थे कि किसी फ्लोर पे कोई टीचर खड़ी हुई है, वो एक बच्चे को दूर से ऑब्जर्व कर रही है कि हाँ भी वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो गुस्सा दिखा रहा है, लड़ रहा है, हंस रहा है, किसके साथ घूम रहा है, वो टीचर को सब पता होता था, राइट। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आती है, या तो तुम उसके साथ उठते बैठते में उसको ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हो कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या फिर तुम उसको दूर से ऑब्जर्व करके भी पहचान सकते हो। और इन दोनों केसेस में सबसे ज़्यादा जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं वो है अपनी फील्ड रिसर्च। देन वी हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हम नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि अपने डाटा को गैदर कर सकें, एनालाइज कर सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो भी डाटा है वो प्राइमरीली अपने क्वेश्चनेयर्स के उसमें कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, और उनको रिपोर्ट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। देन वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर हम क्वालिटीज़ को रेफर करते हैं। क्वालिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो हम इसके अंदर वर्ड्स और इमेजेस का यूज़ होता है ताकि अपने हम डाटा को गैदर, एनालाइज और प्रेजेंट कर सकें। और इसमें जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो अपने केस स्टडीज, इंटरव्यूज या फिर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से हुआ है। देन वी हैव लास्ट बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम है प्योर रिसर्च, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि भाई ये प्योरली किसी भी रिसर्चर की क्यूरियोसिटी के ऊपर होता है कि हाँ भाई अगर उसको कोई फिनोमेना मिल गया, चाहे वो थियोरेटिकल हो चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, तो उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई ये क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा रहती है। तो इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है एंड इट कैन बी अ बेंचमार्क फॉर फ्यूचर स्टडीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंटेलिजेंस में अपने स्टर्नबर्ग थे, ठीक है, फिर स्टर्नबर्ग से आगे आगे अपने चलते रहे, जस्ट लाइक दैट, इट्स अ चेन रिएक्शन, ठीक है। फिर अप्लाइड रिसर्च ऐसे होता है कि जिसमें हम किसी भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं रहता, बट और ये बहुत कम केसेस में किसी भी फ्यूचर स्टडी के लिए बेंचमार्क बनती है। वेरिएबल्स, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर समय चेंज हो रही होती हैं और ये मेजरेबल होती हैं। अब इनके 5 टाइप्स हैं। पहले है डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है जो कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ले सकता है, एंड वो जो वैल्यूज होते हैं वो ऐसा होल नंबर होती हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, वो काउंटेबल होती हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे 2 2 2 अगर मैं लिखती हूँ और इनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ तो 1 1 1 तो नहीं लिखूंगी, राइट। तो इसको ऐसा होल प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो जो अपना 3 आया है वो अपना डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। देन वी हैव कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो ये ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जस्ट लाइक डिस्क्रीट वेरिएबल कि ये कोई सी भी वैल्यू ले सकता है बट विद इन अ रेंज, और इसके अंदर फ्रैक्शंस और डेसिमल दोनों आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0 से 1 तक के उसमें कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट होगा शायद 0.001 होगा, एक पॉइंट होगा 0.01 होगा, एक होगा 0.1 होगा, तो ऐसे करके बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। देन वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको एक रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या कंट्रोल करता है ताकि इसका इफेक्ट हम किसी और वेरिएबल पर देख पाएं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अपनी नींद और मेमोरी का, तो अपनी नींद कितनी हम ले रहे हैं वो कैसे अपनी मेमोरी पे इफेक्ट करता है, राइट। तो अपनी जो स्लीप है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। देन वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, ये ऐसा होता है जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ने क्या इफेक्ट डाला है, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसका एग्जांपल है स्लीप और मेमोरी के उसमें ही, तो मेमोरी परफॉर्मेंस जो हमारी आ रही है वो अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, अपना अमाउंट ऑफ स्लीप अच्छा है, तो अपनी मेमोरी अच्छी आएगी। और अगर मान लो कि अब हमारी नींद अच्छी नहीं है, हम सो ही नहीं रहे हैं, तो हमारी मेमोरी जो है थोड़ी डिग्रेडेड आ सकती है। अब हमारे पास है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ये ऐसे आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और ये जो है उस कंडीशन को इतना हार्ड कर देते हैं कि हम बता नहीं पाते कि जो भी इफेक्ट आ रहा है वो सही में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मुझे वेट लूज करना है, अब मैं एक्सरसाइज से वेट लूज कर सकती हूँ बट मेरी डाइट कंट्रोल में है। अगर डाइट कंट्रोल में नहीं है तो एक्सरसाइज और वेट लॉस का कोई फायदा नहीं, बट अगर कंट्रोल में है तो मेरा वेट लॉस आराम से हो सकता है। तो इन्हीं को कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। मेजरमेंट स्केल्स, तो अपने 4 तरीके के स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो नॉमिनल स्केल को हम नेम भी बोलते हैं, नॉमिनल का मतलब नेम होता है, एंड ये ऐसा टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल है जो कि जिसमें हम लेबल और कैटेगराइज करते हैं डाटा को बट विदाउट एनी ऑर्डर और रैंक, ठीक है। इसके अंदर नेम, लेबल्स और कैटेगरीज आती हैं जो कि क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव वो चीज़ होती है जिनको तुम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि जेंडर है, मेल फीमेल, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ब्लड टाइप है AB, इसमें कोई रैंक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। देन वी हैव ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल जो कि डाटा को कैटेगराइज करता है लेकिन कुछ ऑर्डर्ड लेवल्स में, ठीक है। बट एक चीज़ है कि इनके जो डिफरेंस बिटवीन रहता है इन सारे लेवल्स का वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। वो रैंक एंड ऑर्डर तो दिखाएगा बट एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ वैल्यूज का डिफरेंस उनके बीच में नहीं रहता। जैसे कि अपना एजुकेशनल लेवल की अगर हम बात करें, प्राइमरी की अपनी 2 क्लासेज हैं, नर्सरी KG, ठीक है। जूनियर की अपनी 1st to 5th 5 क्लासेज हो गई, मिडिल की अपनी 6th to 8th 3 क्लासेज हो गई, सीनियर की अपनी 4 क्लासेज 9 to 12th, ठीक है। फिर अपने बैचलर्स के 3 या 4 साल कह लो, मास्टर्स के 1 या 2 साल कह लो। तो इनमें अगर हम देख सकते हैं तो एक भी जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं एजुकेशन लेवल्स के, तो इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी इन द सेंस कि
इनमें कोई भी एक लाइक फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, ठीक है। किसी में 4 साल जा रहे हैं, किसी में 2 साल जा रहे हैं, किसी में 3 साल जा रहे हैं, तो इनमें कुछ भी। देन वी हैव इंटरवल स्केल। अब इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डिनल स्केल वाले फैक्टर्स तो हैं कि इसमें नेम भी आएगा, ठीक है, अपने यहाँ पे ऑर्डर भी आएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर के साथ साथ ये 2 चीज़ें और दे रहा है कि अगर कोई चीज़ 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एब्सेंट है, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ ये दे रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि प्राइमरी की 5 क्लासेज हैं तो मेरे जूनियर की भी 5 ही क्लासेज हैं, ठीक है, तो ऐसे। देन वी हैव रेशियो स्केल, जो कि है अपना क्वांटिटेटिव स्केल होता है, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज है इंटरवल स्केल की, बट इसमें एक ट्रू 0 पॉइंट होता है जिसको हम एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का मतलब है अगर 0 है तो मतलब कुछ चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ मिसिंग है वहाँ से। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल जो मैंने यहाँ बनाया है। तो नीचे अपना है केल्विन स्केल, ठीक है, ऊपर अपना है सेल्सियस स्केल। तो अगर हम देख सकते हैं तो अपना 0 डिग्री जो है वो अपने 273 केल्विन पे आता है, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियसली टू फार फ्रॉम 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्सियस स्केल पे अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ का एब्सेंस है, वहाँ पे आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे 100 पे अपने वेपर्स और वाटर को एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग 273 है, ठीक है, लेकिन अपना इसका जो एक्चुअल 0 है कि जब टेम्परेचर है ही नहीं, जब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो अपना केल्विन में 0 पे आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो रेशियो स्केल का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना केल्विन स्केल जो थर्मामीटर में होता है। और अगर हम इंटरवल स्केल की बात करें तो अपना यहाँ पे आ जाएगा सेल्सियस स्केल, या फ़ारेनहाइट भी ले सकते हो, फ़ारेनहाइट का भी सेम है। नाउ वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उन सब में इसका काफ़ी रोल होगा फॉर्मूलाज में। तो एक अपने पास होती है पॉपुलेशन और एक होता है सैम्पल, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ, एक इंटायर ग्रुप। जैसे मैं बोलूँ कि भाई इंडिया के लोग, तो इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें लोग बहुत सारे हैं, राइट। या फिर मैं बोलूँ कि कितने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैम्पल की, तो सैम्पल में ऐसे होते हैं तो बहुत स्मॉलर ग्रुप होता है, और ये ऐसा ग्रुप होता है जिनको हम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से ही, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई कितने लोग हैं जो कि साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल के, उनको अलग कर सकती हूँ। बेसिकली एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, उसमें से तुम उसका छोटा सा पार्ट निकाल दो, दैट इज ये सैम्पल है तुम्हारा, और ये तुम्हारी पॉपुलेशन हुई।